नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमतच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला दोन महत्त्वाच्या या घडीच्या बातम्या. थोड्याच वेळात शिवसेना भवनावर संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद होतीये, तर तिकडे मुंबई पुण्यामध्ये आयकर विभागाचे छापे सुरू आहेत आणि या छाप्यांमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली आहे. कारण सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांच्या निकटवर्तीयांवरती हे छापेमारी सुरू झाल्यानं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली असून मंत्र्यांच्या सीएच्या घरावरती हे छापे पडलेले आहेत आणि संजय राऊत हे थोड्याच वेळात पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेऊन आज नेमका काय गौप्यस्फोट करणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या दोनही बातम्या अगदी सविस्तरपणे आपण बघूयात. राज्यात नव्यानं 12 ठिकाणी आयकर विभागाच्या धाडी पडलेल्या आहेत. या धाडींचं वैशिष्ट्य म्हणजे या धाडी सत्ताधारी शिवसेनेच्या मंत्र्यांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांवरती हे छापे पडलेले आहेत. मंत्र्यांच्या सीएच्या घरी, कार्यालयावर या धाडी पडलेल्या आहेत. अंधेरीत घरी, कांदिवलीत कार्यालयावर धाडी पडलेल्या आहेत. मंत्र्यांशी व्यावसायिक संबंध असलेल्यांवर हे छापे पडलेले आहेत. वादग्रस्त अधिकारी बजरंग खरमाटे सुद्धा आता आयकर विभागाच्या रडारवर आहे. त्यामुळे या छाप्यांमधून नेमकं काय हाती लागेल याची उत्सुकता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला या छाप्यांवरून राजकारण सुरू झालं. परिवहन मंत्री अनिल परबांच्या सीएच्या घरी छापेमारी सुरू झालेली आहे. मुंबईतल्या घरात छापेमारी ही झाली आहे. आयकर विभागानं सीएच्या घरी हे छापे टाकले असून कसून चौकशी सध्या सुरू असल्याचं कळतंय. त्यामुळे शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांवर पडणाऱ्या या धाडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडालेली आहे. याच्या आधी सुद्धा शिवसेनेच्या काही नेत्यांना चौकशीच्या घेऱ्यात घेण्यात आलेलं होतं. विशेषतः मुंबईतल्या यशवंत जाधव यांच्या घरी ही धाड पडलेली होती. अजित मांढरे आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत. अजित, काय अधिक तपशील आहे या धाडींमध्ये? काय या धाडी टाकण्यात आल्या? कोण हे लोक आहेत? विलास, जी माहिती मिळते त्यानुसार फक्त शिवसेनेच्या नेत्यांशी संबंधित आज राज्यभरामध्ये जवळपास 12 ते 15 ठिकाणी धाडी टाकण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये मुंबईमध्ये आपण जर पाहिलं तर राहुल कनाल हे जे शिवसेनेचे आघाडीचे नेते आहेत, युवा सेनेमध्ये ते मोठ्या पदावरती आहेत. त्याच पद्धतीने मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीवरती होते आणि शिर्डी संस्थानावरच्या ट्रस्टी जे होते. हे सगळं जर आपण पाहिलं तर राहुल कनाल यांच्या मुंबईतल्या आणि मुंबई बाहेरच्या 2 कार्यालयांवरती आणि एका घरावरती आयटी विभागानं धाड टाकलेली आहे. तर दुसरीकडे सदानंद कदम नावाचा केबल व्यावसायिक आहे. या केबल व्यावसायिकाच्या कांदिवली येथील कार्यालयावरती आणि अंधेरी येथील घरावरती आयकर विभागाने धाड टाकलेली आहे. केबल व्यवसाय करत असताना मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित काही व्यवहार झाले असावेत. या संबंधातले कागदपत्र जे आहेत ते आयकर विभागाला मिळाले होते आणि त्यातून हे धाडी झालेले आहेत. राहुल कनाल हे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिक्षण समिती वरती होते आणि यशवंत जाधव यांच्या धाडीमध्ये बरेचसे मुंबई महानगरपालिकेचे सरकारी दस्तावेज जे आहेत ते आयकर विभागाने जप्त केले होते. तर त्यातूनच हा पुढे भाग आहे, त्याचाच हा पुढचा पार्ट आहे असं आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे मात्र शिवसेनेच्या एका बड्या मंत्र्याशी संबंधित व्यक्ती जो आहे बजरंग खरमाटे यांच्यावरती देखील धाडी टाकण्यात आलेली आहे. मुंबईत त्यांचं वरळी येथं एक घर आहे, तिथं धाड टाकलेली आहे. त्यानंतर पुण्यातल्या स्वारगेट येथे त्यांचं तनिष्क नावाचं एक शोरूम आहे, त्या शोरूमवरती आणि त्यांचे 2 डायमंडचे शोरूम आहेत. त्याच पद्धतीनं त्यांचं पुण्यामधलं एक घर आहे. अशा ठिकाणी जवळपास 12 ठिकाणी एकूण आयकर विभागाने धाडी टाकलेली आहे. यातून नेमकं आयकर विभागाच्या हाती काय लागतं हे संध्याकाळपर्यंत नाही तर उद्या हे स्पष्ट होईल. बरं, पण काही सीएंच्या घरावर सुद्धा धाडी टाकण्यात आल्याचं कळतंय. त्याच्या मागचं नेमकं कारण काय? कोणाचे हे सीए आहेत? नक्कीच एक मंत्री आहेत शिवसेनेचे, आघाडीचे मंत्री आहेत आणि मातोश्रीच्या अत्यंत जवळचे मंत्री आहेत. यांच्याशी संबंधित मग त्यांचे जे व्यावसायिक भागीदार असतील, नातेवाईक असतील, यांच्याशी पैशांचे व्यवहार झालेले आहेत किंवा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार त्यांचे झालेले आहेत. या संबंधित जी लोक आहेत त्यापैकी 7 ठिकाणी जे आहेत त्या ईडीनं धाडी टाकलेली आहे. त्याच्यामध्ये मुंबईतल्या एका भागामध्ये त्या मंत्र्याचा सीए जो आहे त्या सीएच्या घरावर देखील धाड सुरू आहे. नेमकं
यामध्ये वेगवेगळ्या टीम आहेत आणि जवळपास आयकर विभागाच्या नक्कीच. 6 वेगवेगळ्या हा, टीम आहेत हा, हा. आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या टीमनं राज्यभर जवळपास 30 ठिकाणी धाडी टाकली आहेत अशी माहिती मिळते. नक्कीच अजित, खरं तर मोठी ही छापेमारी म्हणावी लागेल, पण यातून नेमकं काय बाहेर येतं हे पाहणं सुद्धा तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. या धाडींच्या संदर्भातले सगळे अपडेट्स घेण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी तुमच्याकडे येत राहू. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. दुसरी महत्वाची बातमी, थोड्याच वेळात आता शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे सेना भवनमधून पत्रकार परिषद घेणार आहेत आणि ईडी बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संजय राऊत यांनी 13 पानांचं पुराव्यासह पत्र दिल्याचं सांगितलंय. अनेकांचा आग्रह असल्यानं ते पत्र आज सगळ्यांसमोर आणणार असल्याचं राऊत म्हणाले. त्या पत्रावरून तुम्हाला कळेल की केंद्रीय तपास यंत्रणा किती भ्रष्टाचारानं पोखरल्या गेल्यात, कुणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतायत. राजकीय विरोधकांची कोंडी करून त्यांना अडचणीत आणून या यंत्रणा भाजपच्या राजकारणाला हातभार लावतायत. हे सगळं त्या पत्रात आहे. टप्प्याटप्प्यानं बाहेर येईल. आज त्यातला काही भाग बाहेर काढणार आहे असं शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय. संजय राऊत थोड्याच वेळात सेना भवनमधून पत्रकार परिषद घेणार आहेत आणि या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दलचा खुलासा करणार आहेत. एक मोठा गौप्यस्फोट करणार आहेत असं कळतंय. त्यामुळे ही दुसरी पत्रकार परिषद आहे संजय राऊत यांची. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता केंद्र सरकारवर, भाजपवर आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांवरती. ज्या शिवसेनेच्या वेगवेगळ्या नेत्यांवरती आरोप केले जात आहेत किंवा त्यांच्या चौकशा केल्या जात आहेत, त्या अनुषंगानं त्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कसा त्रास दिला जातोय, सरकार पाडण्यासाठी मदत कशी मागितली जाते, अशा प्रकारचे गंभीर आरोप त्यांनी केले होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे 13 पानाचं पुराव्यासह पत्र दिलं. अनेक आपल्या पत्रकारांचा आग्रह आहे की ते पत्र तुम्ही मीडियासमोर ठेवा, देशासमोर ठेवा. ते मी आज पत्र देईन तुम्हाला आणि त्या पत्रावरून तुम्हाला कळेल की केंद्रीय तपास यंत्रणा किती भ्रष्टाचारानं पोखरलेल्या आहे, कोणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात आणि राजकीय विरोधकांना कोंडी करून अडचणीत आणून भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाला हातभार लावतात. सुष्मिता भदाणे पाटील आपल्या प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत. सुष्मिता, कधी ही पत्रकार परिषद सुरू होणार आहे, कोण कोण या पत्रकार परिषदेला हजर असेल, काय या संदर्भातला अधिकचा तपशील आहे? खरं तर संजय राऊत यांनी यापूर्वी सुद्धा एक पत्रकार परिषद घेतली. साधारणपणे 20 दिवसांपूर्वी ही पत्रकार परिषद झाली होती. त्यावेळेला मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक हे उपस्थित होते, परंतु आता काही वेळामध्ये संजय राऊत हे इथे येणार आहेत आणि ते पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. विषय त्यांनी आज सकाळी स्पष्ट केलेला आहे की ज्या पद्धतीनं आज आपण बघितलं अनेक ठिकाणी केंद्रीय तपास यंत्रणांद्वारे धाडी टाकल्या गेल्यात किंवा गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये या सगळ्या यंत्रणांचा वापर केला जातो आणि हा भाजपकडनं केला जात आहे असा आरोप त्यांनी केला होता. त्या संबंधीचं पत्रक सुद्धा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेलं होतं आणि भ्रष्टाचारानं या यंत्रणांवरती दबाव आणला गेला आहे, या पोखरल्या जात आहेत अशा पद्धतीचा सुद्धा आरोप त्यांनी केलेला होता. या पत्राचा काही भाग आणि त्यामध्ये उल्लेखलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे आज या पत्रकार परिषदेमध्ये संजय राऊत हे माध्यमांसमोर मांडणार आहेत. खरं तर महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना, ज्येष्ठ मंत्रींना सुद्धा या कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं आणि त्यामुळेच ईडीकडनं किंवा सीबीआय कडनं किंवा इतर अनेक तपास यंत्रणांकडनं महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील लोकांना जेव्हा टार्गेट केलं जातं तेव्हा त्यामागे मोठं षडयंत्र असल्याचं सुद्धा संजय राऊत यांनी वारंवार म्हटलेलं होतं. अगदी काही क्षणामध्ये संजय राऊत हे या ठिकाणी येणार आहेत आणि सेना भवनावरती पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये जर आपण बघितलं तर नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिवेशनामध्ये जोर धरत होती. त्यावेळेला त्यांनी समीर वानखेडे यांच्यावरती केलेले आरोप होते, याविषयीचं सुद्धा त्यांनी स्पष्टीकरण देणार आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या शिवसेनेच्या नेते मंडळींच्या जवळीक असणारे लोकांच्या घरी धाडी टाकल्या जात आहेत आयकर विभागाकडनं. त्याच्यावरही ते भाष्य करणार आहेत आणि वारंवार किरीट सोमय्या किंवा भाजपच्या इतर नेत्यांकडनं मुंबईतील अनेकांवरती जे आरोप केले गेले त्यांच्यामध्ये किती तथ्य आहे त्याचे पुरावे दाखवा अशी मागणी त्यांनी केलेली होती. आणि आज
एकूणच आपण जर बघितलं तर या पत्रकार परिषदेमधनं काय साध्य करायचंय संजय राऊतांना, तर महाविकास आघाडीवरच्या अनेक नेत्यांवरती जेव्हा तुम्ही लांछन लावता तेव्हा यंत्रणा किती सक्षम आहेत हे दाखवण्यासाठी ही पत्रकार परिषद कुठेतरी संजय राऊत घेत आहेत. आणि या पत्रकार परिषदेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं आणि राजकारणातील अनेक मंडळींचं लक्ष आहे. संजय राऊत यांचे बंधू आता इथे येऊन पोहोचलेले आहेत. आपण बघताय की त्यांचे सुनील राऊत हे स्वतः इथे येऊन पोहोचलेले आहेत आणि काही क्षणामध्ये संजय राऊत सुद्धा इथं पोहोचणार आहेत. अतिशय वादळी स्वरूपाची मागची पत्रकार परिषद झालेली होती, त्यावेळेला मोठ्या संख्येनं अनेक असे कार्यकर्ते आले होते. आज एक जोरदार शक्ती प्रदर्शन सुद्धा केलेलं होतं. शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं सेनाभवनाला जमलेले होते. आता सेनाभवनातून आज होणाऱ्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दल तोफ डागली जाणार असं कळतंय. धन्यवाद सुष्मिता, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद काही वेळात सुरू होणार आहे, पण त्याआधी संजय राऊत यांनी ट्वीट केलं, तुम्ही हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा असं म्हणत आज 4 बजे, खरं तर 4:09 झाले, काही वेळातच संजय राऊत येथील शिवसेना भवनमध्ये खुर्च्या लागलेल्या आहेत. माध्यम वाट पाहत आहेत आणि संजय राऊत आज माध्यमांच्या समोर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दलचा नेमका काय खुलासा करतात याची उत्सुकता निश्चितपणे. इकडे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सीएच्या घरी छापेमारी सुरू झाली आहे. मुंबईतल्या घरात छापेमारी करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने सीएच्या घरी ही छापेमारी केली असून त्यामुळे स्वाभाविकपणे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना टार्गेट केलं जात आहे आणि निवडणुकीच्या आधी मुद्दाम अशा प्रकारे टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सातत्यानं केला जातोय. पण याआधी शिवसेनेचे स्थायी समितीचे मुंबई महानगरपालिकेतले अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावरती छापेमारी करण्यात आली. त्यातून अनेक बाबी या समोर आलेल्या होत्या. आता शिवसेनेच्या आणखी काही नेत्यांशी संबंधित लोकांवरती ही छापेमारी सुरू झालेली आहे. या छापेमारीतून नेमकं काय समोर येतं, याचा तपशील काय आहे हे अजून कळू शकलेलं नाहीये. पण शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या जवळच्या आणि प्रमुख मंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांवरती अशा प्रकारची ही छापेमारी झाल्यानं स्वाभाविकपणे चर्चेला उधाण आलंय. आणि तिकडे सेना भवनमध्ये संजय राऊत हे पत्रकार परिषदेसाठी दाखल झालेले आहेत. गळ्यात भगवा उपरणं टाकून संजय राऊत हे पत्रकार परिषदेला उपस्थित झालेले आहेत आणि काही वेळातच सेना भवनमधून आता ते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संदर्भातला नेमका काय गौप्यस्फोट करतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. माईकची गरज आहे का विचारतोस, कुठे आहे माईक? संजय राऊत हे सेना भवनमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि काही वेळातच ते या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दल गौप्यस्फोट करणार असा इशारा त्यांनी दिलेला होता. सोबत त्यांनी अनेक कागदपत्र आणलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी एक पत्र लिहिलेलं होतं. त्या पत्रामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बद्दलचे काही खुलासे त्यांनी केलेले होते आणि आज ते पत्र आपण जाहीर करणार असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे.
शिवसेनेचे नेते खासदार अरविंद सावंत हे सुद्धा त्यांच्यासोबत या पत्रकार परिषदेला उपस्थित आहेत. आपण थेट जातो. काय सुरू करावं का? सर्व सभी मेरे पत्रकार मित्रों को नमस्कार और शिवसेना भवन में आपका स्वागत. बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं. मेरे साथ मेरे साथी, मेरे मित्र MP शिवसेना के उपनेता अरविंद सावंत जी हैं. आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है. रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पड़तायत. त्याच्यामुळे उसके लिए आपको भी बहुत काम है. भागम भाग है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालेंगे. हमको भी अधिकार है घुसने का. अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का. आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने IT के रेड्स हो रहे, इनकम टैक्स. कोई भानामती है, वो भानामती IT की भानामती चल रही है. और मुझे तो लगता है कि जब तक ये BMC चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड थी IT की, हर वार्ड में, हर शाखा में. अब यही काम IT को या सेंट्रल एजेंसी को, ED और IT, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां रेड्स करें. ये तो सवाल है. अब यही काम IT को या सेंट्रल एजेंसी को, ED और IT, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहां जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां जहां शिवसेना की शाखा है, जहां जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां रेड्स करें. ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज कर रही है? ये सवाल है. ये सवाल इसलिए भी है क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे. सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है ये सरकार गिराने की तो साजिश है. सरकार को दबाव में लाने की शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है. उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है. इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे विथ एविडेंस, 50, और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में. फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना उनको कोई ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है
तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसी को क्यों नहीं लगता? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमैया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है। आप देखिए ईडी को। कोई मिस्टर ढवंगाड़े है, बीजेपी के बहुत नजदीक थे, आज भी रहेंगे नागपुर के। उनके लगभग 75 कंपनी की लिस्ट बोगस मैंने खुद भेजी। क्या हो गया उसका? पूरे देश में सबसे ज्यादा ईडी की जो जांच है या रेड्स है या एक्शन है, महाराष्ट्र में हो रही है। अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 14 प्रमुख लोगों के ऊपर एक्शन हुई है। पश्चिम वेस्ट बंगाल में 7 लोगों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी। क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स की जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है वो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है, उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। फिर जो लगता है 15 फरवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहां, तब मैंने एक नाम का जिक्र किया था, सुमित कुमार नरवर। बार बार मैं उस बारे में पूछ रहा हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, कि एक सामान्य आदमी बुलंदशहर का दूध बेचता था और 4-5 साल में उसकी प्रॉपर्टी 8,000 करोड़ से ऊपर चली गई। अब वो मलबार हिल में रहता है, पहले उसको कहाँ भी रहने को घर नहीं था। अब वो व्यक्ति नोएडा में रहता था, उसका मलबार हिल में अब बड़ा आशियाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है इनकम टैक्स में? वो चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखिए। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, कौन किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास दे दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। दिल्ली में कौन सा बड़ा नेता और महाराष्ट्र का कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता जिसकी पूरी लेन देन उसके साथ हो, पैसा किसका है? ये ट्राइडेंट ग्रुप कौन सा है मुंबई में, जिसको 5 साल पहले सबसे ज्यादा यहां सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट और काम मिलते थे? मेरे पास पूरा है हिसाब किताब, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भानामती और ईडी, सबको, ईडी और आईटी, हम सबको बताएंगे। उसके बाद चाहे आप हमारे ऊपर रेड भी कर सकते हो, हमको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया था। 4, 5वां किरीट सोमैया भी है, उसमें गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूं। तो आप बीजेपी के
बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़ा। ये एक नेक्सस, उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा मेरा बयान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। उनके एक्सटॉर्शन के बारे में मैंने एक पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद पीएम कार्यालय में हमने लिख कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पढ़ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। इसलिए देश आपकी जय जयकार भी करता है। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, नोटबंदी, सब कुछ उसमें आता है। तो मैंने लेटर लिखा है कि जिस ईडी को आपने लगाया है सबके खिलाफ हमारा जो आपके राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ ये ईडी क्या कर रही है असल में। मैंने पूरी वन पार्ट, मैंने जो लेटर लिखा है वो एक पार्ट है, ऐसे में 10 पार्ट उनको देने वाला, किस्तों पे दूंगा। पिछले कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अफसर्स और एजेंट्स, उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कारपोरेट्स कंपनी को डराने का काम वो कर रहे हैं। और ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सट्रॉशन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा हूं। आपको डॉक्यूमेंट्स शायद डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट अभी किए हैं। ईडी का ऑफिसर का जो एक्सट्रैक्शन रैकेट है उसमें का जो की फैक्टर है उसका नाम है मिस्टर जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी। और आपके जानकारी के लिए मैं उसका पैन नंबर और उसके साथ अलग अलग कंपनियां भी मैंने आपको दे दी। इस 7 कंपनियों ने 100 करोड़ से भी आसपास 100 से ज्यादा बिल्डर डेवलपर से वसूली किए हैं, एक्सट्रॉशन किया है, जिसमें कैश भी है और चेक पेमेंट भी है, डिजिटल ट्रांसफर है। उसमें जिन जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की, जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की है, उस कंपनी ने अपना पैसा जितेंद्र नवलानी के इस 7 कंपनी में ट्रांसफर किया है। और यही ईडी जो है, ये जो नवलानी है, ये ईडी के सीनियर अफसर्स, डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, उनके लिए काम करता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, बाकी सब तो लेटर में है, आप देख सकते हैं। ये मेरा पहला लेटर है और जा रहा है। 2017 में ईडी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जांच शुरू की। अचानक जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी और उसकी 7 कंपनियों के खातों में दीवान हाउसिंग फाइनेंस और उसकी जुड़ी कंपनी की ओर से 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। उसके बाद 31 मार्च को 2020 तक एसआर वाधवान और उनके फैमिली की ओर से जितेंद्र नवलानी की कंपनियों के खाते में और 15 करोड़ ट्रांसफर हो गए। नंबर 2, इसी तरह अविनाश भोसले
और उनके मामलों की ईडी ने जांच शुरू कर दी। तुरंत अविनाश भोसले एंड ग्रुप से 10 करोड़ रुपए जितेंद्र नवलानी और उसके 7 कंपनियों में ट्रांसफर हुए। यूनाइटेड फास्फोरस के मामले में भी यही हुआ है। जैसे ही ईडी की जांच शुरू हो गई, जितेंद्र नवलानी की 7 कंपनियों में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। गेलॉर्ड कंपनी लिमिटेड, यही हुआ है। इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच शुरू होते ही 10 करोड़ रुपया नवलानी की कंपनी सिक्योर सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। बहुत ही गंभीर बात है। ईडी की जांच शुरू हो गई मॉन्शर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की। तुरंत 15 करोड़ रुपया नवलानी की इसी कंपनी में ट्रांसफर हो गया। इसी तरह नेरका केमिकल्स की जांच शुरू हो गई ईडी की यहां कंपनी, और बाद में नवलानी के खाते में 10 करोड़ और फिर एचडीएल के कंपनी से 15 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन के रूप में नवलानी के खाते में ट्रांसफर हुआ। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया ये लिस्ट एंडलेस है और सिर्फ नवलानी की कंपनी में नहीं ट्रांसफर हुआ है, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जहां ईडी का पैसा कैश एंड चेक के मामले में और भी उनके एजेंट्स के खाते में ट्रांसफर हुए, कैश में ट्रांसफर हुए, कैश भी दिया है। कैश का फिगर मेरे पास है। ईडी के कौन से अधिकारी का पैसा उसमें है, कहां लिया है, कहां लेन देन हुई है, कितने के लेन देन हुए, पैसा कहां लीक हुआ है, मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। कौन है जितेंद्र नवलानी, कहां है ये, किसका आदमी है ये, किरीट सोमैया का उनका क्या संबंध है, ईडी के सबसे बड़े अधिकारी मुंबई दिल्ली इंचार्ज, उनका क्या संबंध है, पैसा क्यों ट्रांसफर हो रहा है इसके अकाउंट में। दीवान हाउसिंग, राणा कपूर, ओंकार बिल्डर, सीडीआई जैसी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का लोन तक नहीं चुका पा रही है, वो जितेंद्र नवलानी को और उसके कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपया क्यों दे रहे हैं। कंसल्टेंसी फी है ये। कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है भाई? कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है? देखिए, ये सब पैसा मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए ईडी ऑफिसर के लिए जमा हो रहा है। उससे बाहर की देशों में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है बेनामी, और अब हमारे लोगों के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का ट्रांजैक्शन देख रहे हो। आपका ट्रांजैक्शन कौन देखेगा? इस रैकेट में कुछ मुंबई और महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर भी जुड़े हैं, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास कागज मैंने दिए, आपने देखा होगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश का सबसे बड़ा करप्शन का ये रैकेट है, मुंबई में बैठकर चल रहा है, दिल्ली में बैठकर चल रहा है। महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी जो प्रताड़ित करने का काम है, ये इसी रैकेट का एक काम है। आज मैंने जो आपको बात बताई है ये सिर्फ 10% है, लेकिन उस बारे में जो मैंने बताई है, उस बारे में एक विजिलेंस रिपोर्ट भी आया है सेंट्रल एजेंसी का, जो मैंने बताया है ना आपको, इंफॉर्मेशन, जानकारी, वो भी प्रधानमंत्री के संज्ञान में है। ईडी क्या कर रही है? आज दोपहर को हमने जिस बात का मैंने जिक्र किया, जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर आम्ही हा गुन्हा, ही तक्रार आज मुंबईचे पोलीस आयुक्त, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास इस करप्शन, भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन, खंडनी हमने
4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने दिया है। आप देख सकते हो, आपको उसका भी सर्कुलेशन हो जाएगा। और मुंबई पुलिस ये एक्सटॉर्शन रैकेट की क्रिमिनल सिंडिकेट की जांच आज से शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस, आई रिपीट, मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सटॉर्शन, खंडनी हमारे भाषा में, मुंबई पुलिस उसकी जांच आज से शुरू कर रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ईडी के कुछ अफसर जेल में जा सकते हैं। ये चोरी, ये लफंगेगिरी, ये डकैती, ये एक्सटॉर्शन मुंबई में जो चल रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया कहां जा रहा है? क्या पीएम केयर फंड में जा रहा है? क्या नहीं, आपके घर में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है। और ये भी रैकेट में दे दूंगा आपको, उसमें कौन शामिल है और बीजेपी के कौन से नेता शामिल है उसमें। ये वसूली एजेंट में बीजेपी के भी नेता शामिल है, पूरा उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। आज हमने उस बारे में ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की, आप देख सकते हो। और ये हवा की बात नहीं है, कागज है। कुछ लोग कागज मांगते हैं ना, कागज के ऊपर बहुत विश्वास है। हमने हजारों पन्ने कागज दिए ईडी में, लेकिन कोई अब तक उस कागज पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हमारी जो एजेंसी है उसके पास कागज गए, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस पूरे विश्व में बेस्ट पुलिस है। दूसरी बात है, ये किरीट सोमैया जी है, महान महात्मा, सबके भ्रष्टाचार के मामले निकालते हैं, कागज फड़फड़ाते हैं। करने दो, उनकी हॉबी है, तो कुछ नहीं। मैंने उनके बारे में भी एक सवाल पूछा था कि आप बार बार पीएमसी बैंक घोटाला, राकेश वाधवान, एचडीआईएल, पत्राचार के भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हो, अच्छी बात है, कोई भी हो भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त सवाल पूछा था 15 फरवरी को कि पीएमसी बैंक घोटाले का जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है एचडीआईएल के को फाउंडर मिस्टर राकेश वाधवान के साथ आपके बिजनेस रिलेशन क्या है? आप हम सबको बताते हैं ना, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। तो मेरा सवाल इतना ही था कि आपका रिलेशन क्या है। और मैंने वसई गोखिवरी की एक जमीन के बारे में भी एक मसला दिया था कि जहां आपकी उसके साथ सीधी पार्टनरशिप, उसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि जून जुलाई 2015 में मिस्टर किरीट सोमैया ने एचडीआई और जीवीके कंपनी मुंबई एयरपोर्ट की 63 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया और लगातार एमएमआरडीए में लगातार कंप्लेंट्स फाइल, लगातार। उनकी जो आदत है, ही सीरियल कंप्लेनेंट, सीरियल किलर होता है, सीरियल रेपिस्ट होता है, उस तरह से यह आदमी सीरियल कंप्लेनेंट है। लगातार उसने कंप्लेंट एमएमआरडीए में की 63 एकड़ जमीन के बाद। और अक्टूबर 2015 में यही सोमैया ने फिर से एमएमआरडीए को लेटर लिखकर आरोप लगाया कि एचडीआईएल को 1 करोड़ स्क्वायर फीट कमर्शियल लैंड गिफ्ट की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ है। इसलिए घोटाले का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये दोनों कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ये किरीट सोमैया की मांग है। लेटर मेरे पास आपको सर्कुलेट किया है। सोमैया यहां पर नहीं रुके, 1 साल तक वो लगातार सीरियल कंप्लेन,
लगातार एमएमआरडी को कंप्लेंट करते रहे और 2015 से 2016 तक बार बार सोमैया इस घोटाले की जांच की मांग करते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमैया के लिखे किसी भी लेटर में ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये सोकॉल घोटाले की पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई शिकायत की। मामला सेंट्रल का है, वो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो जानकारी नहीं है। उनके कागज जो मेरे पास है उसमें किसी भी सेंट्रल एजेंसी को उसकी कंप्लेंट नहीं है। और उस वक्त तो सिटिंग एमपी थे, अगर वो चाहे तो लोकसभा में मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन मुझे दिखाने में रिकॉर्ड ढूंढ रहा था कि लोकसभा में भी ये मुद्दा मिस्टर सोमैया ने नहीं उठाया। उससे उलट 2016 में सोमैया ने अचानक एमएमआरडीए को कंप्लेंट करना ही बंद कर दिया और दूसरी तरफ 1 दिसंबर 2016 को सोमैया के बेटे नील सोमैया को अचानक निकॉन इंफ्रा एलएलपी में पार्टनर बनाया गया। कंप्लेंट बंद, नील किरीट सोमैया निकॉन इंफ्रा का पार्टनर बन गया। 27 जुलाई को निकॉन इंफ्रा ने वसई में जमीन के 5,168 स्क्वायर मीटर एफएसआई के डेवलपमेंट के राइट लिए। कहा किससे लिया है? ये एचडीएल के फाउंडर चेयरमैन और पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान से। उनका जो फ्रंट मैन है लधानी, जिसके साथ अब मिस्टर सोमैया के पुत्र पार्टनर बन गए। कल तक तो पीएमसी बैंक घोटाले का आरोपी था। बाद में वसई में ही साई रिदम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनरशिप की 14,420 स्क्वायर मीटर जमीन पर निकॉन इंफ्रा एलएलपी की 2 बिल्डिंगें बनाने के डेवलपमेंट राइट्स भी मिल गए। वो भी जमीन ओरिजिनली राकेश वाधवान की है, उसके भी राइट फॉर एग्रीमेंट ये कंपनी से हो गए, जिसमें मिस्टर नील किरीट सोमैया वन ऑफ द पार्टनर है। अगर साई रिदम की इस जमीन का मालिकाना हक राकेश कुमार वाधवान का था और पैसा किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, ऐसा क्यों किया? एक रैकेट है और उसमें मैं पहले से बोल रहा हूं, राकेश वाधवान को पीएमसी बैंक घोटाले में ब्लैकमेल करके जमीन ली और बाद में कंप्लेंट्स बंद है। पूरा यह व्यवहार सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। जब सोमैया वाधवान के एचडीएल को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, तो ये सोमैया फैमिली वाधवान के साथ या वाधवान के जमीन के साथ इस प्रकार से सस्पिशियस व्यवहार कैसे कर सकते? हजारों करोड़ का बिजनेस है। अगर एक आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, पीएमसी बैंक लूटने का आरोप लगाते, उसी व्यक्ति के जमीन पर जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है हजारों करोड़ का, उसमें नील किरीट सोमैया बिजनेस होगी। पुलिस कंप्लेंट आज नहीं कर रही है, लेकिन जो जांच चल रही है और जांच जिस दिशा में जा रही है, जो एविडेंस सामने आ रही है, मार्क माय वर्ड, बाप बेटे जेल में जाएंगे। आप कितने भी कागज फड़फड़ाइए। ये नील किरीट सोमैया के जो पार्टनर है देवेंद्र लढ़ानी की कंपनी साई रिदम रियल्टर्स, उस फाइनेंशियल ईयर 2013-2014 की अगर उसकी बैलेंस शीट आप देखें, लैंड परचेस के कॉलम में मैंने कागज दिए हैं। राकेश वाधवान का सीधा रेफरेंस है और राकेश वाधवान से अकाउंट से इस कंपनी में लगभग 5 करोड़ रुपए आए हैं। 2 एंट्रीज है, एक 3,08,56,000 की एंट्री है और दूसरे पूरे कागज, पूरे बैलेंस शीट्स, पूरे बैंक अकाउंट्स
के कागज हमने आपको दिए। अब आप चाहे कितने भी फड़फड़ाएं, आपको ये कागज के बारे में बताना होगा। आप झूठ मूठ बताइए, लेकिन बताइए। और भी कागज आ रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता कि आपको शिवसेना भवन में बार बार आना है इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आज मैंने इस देश का सबसे बड़ा ईडी का घोटाला आपके सामने लिया है। एक छोटा सा पन्ना है जो हमारे पास जानकारी है, और भी आ रहे हैं। और अगले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अधिकारियों के नाम लेकर बताने वाला हूं, किसको क्या मिला है, किसने किससे एक्सट्रॉशन किया है, और जो पॉलिटिकल सिंडिकेट चल रहा है ना हमारे खिलाफ, उसका सूत्रधार कौन है, सब कुछ बताऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा, आप चाहे हमारे खिलाफ कितनी भी ताकत लगाएं, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, आप कितनी भी साजिश रचिए, कितनी भी ताकत लगाइए, कितने भी बदनाम करिए, लेकिन ये सरकार और हम सब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का कार्यकर्ता, आप हमारा बाल नहीं बाका कर सकते। ये सरकार रहेगी, महाविकास आघाड़ी रहेगी, और चाहे मुंबई महानगर पालिका को सामने रखकर अगर आप हमारे लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हो, झूठे एक्शन, तो ये आपके ऊपर बुमरांग होने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका में आपके लोग क्या कर रहे थे पिछले दिन तक, किसको कितना हिस्सा मिला है आपके लोगों को, आपने कैसे एक्सट्रॉशन किया है मुंबई महानगर पालिका से, ये भी हम भानामती जो है ना आईटी भानामती डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं। हम देखेंगे आप उनके ऊपर कैसे रेड्स करते हैं। लेकिन आज की ताजा खबर यही है कि कंप्लेनेंट अरविंद जगन्नाथ भोसले, उसने मेरे कागज के ऊपर जो मैंने आपको दिए हैं, मुंबई पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल किया है, और उसकी जांच हो रही है, और जांच एक अंजाम तक पहुंचेगी। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था, ईडी के 3 अधिकारी बिहाइंड द बार हो गए। धन्यवाद, जय हिंद। आप कागज पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। बघा, हा तपासाचा भाग असतो, एक लक्षात घ्या। दिस इज द मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस उसकी पूरी नीचे तक जाकर जांच करे। तर आपण पाहतो आहोत संजय राऊत यांनी आता थेट आरोप काही केलेले आहेत आणि या आरोपांमध्ये त्यांनी भाजपचे नेते आणि ईडी यांचं साटलोटं असल्याचं म्हटलंय। ईडीचे अधिकारी बिल्डर्सना धमकावतायत असा थेट आरोप संजय राऊत यांनी केलाय। सोबतच त्यांनी म्हटलंय, तुम्ही कितीही बदनामी केली तरी महाविकास आघाडीचं सरकार हे टिकणारच आहे। अरविंद जगन्नाथ भोसलेबाबत देखील तक्रार दिल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे। आणि या महत्त्वाच्या बातमीसोबतच या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची। नमस्कार।